नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। आइए शुरू करते हैं आज की कड़ी अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान, जिसमें आज हम फल व सब्जियों के मूल्यवर्धन की बात करेंगे। हमारे देश में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, जो फल व सब्जियां उगाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। कुदरत के इस वरदान के बावजूद फल व सब्जी किसानों को उतना आर्थिक लाभ नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इसके अलावा कटाई उपरांत नुकसान भी किसानों के सामने एक बड़ी समस्या है। ऐसे में फल व सब्जियों का मूल्यवर्धन इन समस्याओं का हल साबित हो सकता है और इसीलिए आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे फल व सब्जियों के मूल्यवर्धन की। फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इनमें 80 से 95% तक पानी होता है। मुलायम होने की वजह से और अधिक श्वसन क्रिया के कारण ढुलाई और भंडारण के दौरान इनमें दूसरी फसलों के मुकाबले ज्यादा नुकसान हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक फलों और सब्जियों का 30 से 40% हिस्सा तुड़ाई के बाद उचित प्रबंधन न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार करके न सिर्फ इस नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि बेहतर आमदनी भी हासिल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर जैम और मुरब्बा बनाना, आम पापड़, फलों के पेय पदार्थ, स्क्वैश, आम की चटनी, टमाटर की सॉस और अचार वगैरह। जैम और मुरब्बे चीनी की अधिक मात्रा के जरिए परीक्षित किए जाते हैं। इनमें 68% चीनी होती है। चीनी के इतने गाढ़े घोल में जीवाणु पैदा नहीं होते हैं। इसके अलावा इनमें सब्जी और फलों की कुदरती खुशबू बनी रहती है। जैम लगभग सभी तरह के फलों, गाजर और टमाटर से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए फल या उसका पेस्ट चीनी के साथ गाढ़ा होने तक पकाया जाता है। आप किसी एक तरह के फल से भी जैम बना सकते हैं और कई तरह के फलों को मिलाकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। मुरब्बे को भी चीनी से परीक्षित करके बनाया जाता है। गाढ़े चीनी के घोल में बने मुरब्बे बहुत लोकप्रिय हैं। आमतौर पर सेब, आम, आंवला, बेल, करौंदा, चेरी, अनानास और गाजर व पेठा, अदरक वगैरह भी बनता है। शुष्क मुरब्बे को कैंडी, क्रिस्टलीकृत और ग्लिड्स फल भी कहा जाता है। इसी तरह ताज़ा फलों के जूस और गुदे से कई तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय पदार्थ बनाए जा सकते हैं। याद रहे, फलों से पेय तैयार करने के लिए परीक्षित गुदे या जूस का ही इस्तेमाल करना है। इसमें सिट्रिक एसिड और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कम डालें, क्योंकि ये पहले से ही डाले जा चुके होते हैं। नेक्टर भी अत्यंत लोकप्रिय पेय है। इसमें 10 से 15% फलों का जूस या गुदा, इतने ही प्रतिशत चीनी और 0.2% से 0.3% अम्ल होता है। नेक्टर को संरक्षित गुदे या जूस से भी तैयार कर सकते हैं। कई फलों को मिलाकर बना मिश्रित नेक्टर ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। आम, संतरा, बेल, नींबू, लीची या जामुन से इसे तैयार किया जाता है। मिश्रित फलों से भी स्क्वैश बनाया जा सकता है, लेकिन इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए खास तरह के रसायन मिलाने होते हैं। टमाटर के जूस या गुदे से टोमेटो केचप तैयार किया जाता है। इसे कई तरह के मसाले, नमक, चीनी, सिरका वगैरह डालकर पकाया जाता है। इसमें टमाटर का ठोस पदार्थ 12% होना चाहिए। आमचूर एक और प्रसंस्कृत और लोकप्रिय उत्पाद है। कच्चा आम काफी खट्टा होता है, इसलिए आमचूर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आमतौर पर पेड़ से गिरा कच्चा आम ही आमचूर बनाने के काम में लाया जाता है, लेकिन अगर पूरी तरह से विकसित कच्चा आम वैज्ञानिक तरीके से सुखाया जाए तो ज्यादा बेहतर आमचूर बनेगा। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, यानी कि कृषि स्टार्टअप की। हमारे देश में कृषि का इतिहास बहुत पुराना है और जैसे जैसे खेती किसानी आगे बढ़ती गई है, शोध भी होते गए हैं। सफल खेती के लिए ज़रूरी है कि इससे जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी होना, और ऐसे में ज़रूरी है कि जो किसान है वो फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी की समझ रखे। तो आइए इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किसान कंवलजीत सिंह चौहान की। सपने देखने का हर इंसान को हक है। गरीबी, बेबसी और लाचारी भी इंसान को सपने देखने से नहीं रोक सकती, लेकिन आम इंसान केवल और केवल सपने ही देखता रहता है। और जिसमें अपने सपनों को पूरा करने का हौसला होता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता बनाने का साहस होता है, जो बिना इस बात की परवाह किए कि उसके पास इन सपनों को पूरा करने के संसाधन हैं भी या नहीं, पूरी एकाग्रता के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है, उसके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब ऐसे इंसान के सपने पूरे होते हैं, तब वो आम नहीं बल्कि एक खास इंसान बन जाता है। दूसरों की नजरों में कामयाबी की नई मिसालें कायम करने वाला ऐसा इंसान एक नायक का दर्जा हासिल कर लेता है। ऐसे ही एक शख्स हैं पानीपत के अटेरना गांव के कंवल सिंह चौहान। पता नहीं कब और कैसे ऐसा हुआ कि कंवल सिंह चौहान के भीतर ये बात बैठ गई कि उन्हें कुछ ऐसा काम करना है जिससे देश उन्हें जानने लगे। कहते हैं कि बहादुरों का भाग्य भी उनका साथ देता है। कंवल सिंह चौहान ने एक बेहद गरीब और किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक बड़ा सपना देखा था, कुछ ऐसा करने का सपना जो उन्हें देश में एक नाम और पहचान दिला सके। हर गरीब इंसान की तरह कंवल सिंह चौहान की जिंदगी का सफर शुरू हुआ मजबूरियों और लाचारियों से। जिंदगी दो सड़कों के बीच गुजर रही थी। एक सड़क उन्हें सपनों की ओर ले जा रही थी, जबकि दूसरी सड़क पर खेती, किसानी, गरीबी और मुफलिसी लिखा था। गरीब इंसान के पास चुनाव करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं होते, और इन विकल्पों को सीमित किया उनके जीवन में घटी एक घटना ने। कंवल सिंह चौहान ने खेती में अपना भाग्य आजमाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये तो महज शुरुआत है और खेती के लिए उन्हें अपना कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। कंवल सिंह चौहान के लिए ये समझ पाना बेहद कठिन था कि पढ़ाई और संसाधनों के बिना वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। पिता की असमय मृत्यु ने उन्हें अकेला कर दिया था। वो दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे कि पिता की जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होगा, क्या वो ये सब कर पाएंगे या फिर उनके सपने गरीबी के बोझ तले दबकर टूट जाएंगे। तकनीक ही एकमात्र सहारा था जो कंवल सिंह चौहान को फायदे की ओर ले जा सकता था, जो उनके कर्ज के बोझ को कम कर सकता था और उन्हें नई रोशनी दिखा सकता था।
अटेरना गांव में उस समय अधिकांश किसान गन्ने की ही खेती करते थे, लेकिन बाढ़ और दूसरी परेशानियों ने गन्ने की खेती से अटेरना गांव के किसानों का मोह भंग कर दिया और जीवन के इसी मोड़ पर कंवल सिंह चौहान ने बासमती धान की खेती शुरू की। सफर शुरू हो चुका था और जिंदगी की इन मुश्किल राहों पर अगर उनका किसी ने साथ दिया तो वो थी उनकी पत्नी, जिन्हें उन्होंने हमेशा अपने साथ खड़ा पाया। कंवल सिंह चौहान बैंक से ऋण लेकर कई काम कर चुके थे, लेकिन कामयाबी अब भी उनसे कोसों दूर थी। जिंदगी में अब भी कुछ ऐसा था जिसकी कमी कंवल सिंह चौहान को महसूस हो रही थी। उन्हें बराबर लग रहा था कि उनके पास अब भी काम की सही दिशा नहीं है। कृषि विज्ञान और पूसा इंस्टीट्यूट ने कंवल सिंह चौहान की सोच पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने अटेरना गांव में पहली बार बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। मानो उन्हें सफलता का सूत्र मिल गया था, लेकिन मुश्किलें थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कंवल सिंह चौहान ने अब दूसरी दिशा में सोचना शुरू किया। उन्होंने पाया कि उनके साथ जो स्थानीय किसान बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं, उन सबको इसे बेचने में दिक्कत आ रही है। लिहाजा उन्होंने एक प्रोसेस यूनिट की शुरुआत की। जीवन के इसी मोड़ पर कंवल सिंह चौहान ने बेबी कॉर्न और मशरूम की प्रोसेस यूनिट डाल ली। जाहिर है कि वो इन सब उत्पादों की खेती भी करते। धीरे धीरे कंवल सिंह का ये विश्वास मजबूत होता गया कि बिना एकीकृत खेती के खेती अधूरी है। आगे बढ़ने के लिए एकीकृत खेती अहम है। अब कंवल सिंह चौहान के कदम बड़ी तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़ते चले गए। स्थानीय किसान उनके साथ आते गए और देखते ही देखते कंवल सिंह चौहान ने कामयाबी की कई सीढ़ियां एक साथ लांघ लीं। वो पंचायत के बीच गांव के किसानों की समस्याओं को सुनते और उनके हर संभव हल तलाशते। उन्हें खेती को कैसे फायदेमंद बनाया जा सकता है, ये बात समझाते। लोग इस बात को मानने लगे कि कंवल सिंह चौहान उनके गांव के लिए कुछ खास हैं। धीरे धीरे कंवल सिंह चौहान का नाम अटेरना गांव से निकलकर दूसरे राज्यों में, देश में और विदेशों तक पहुंच गया। तो एक तरह से कंवल सिंह चौहान ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसी पर ये खास रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नाबार्ड के अध्यक्ष चिंताला, NCUI के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव, NCUI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी N सत्यनारायण, NCUI के निदेशक डॉक्टर VK दुबे एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। देखिए, NCUI का प्रत्येक कार्यक्रम
किस तरीके से जो सहकारी समितियों से गरीब, मजदूर, महिलाएं जुड़े हुए हैं, वो सहकारिता के माध्यम से एकजुट होकर के अपना छोटे छोटे उद्योग या छोटे छोटे काम करके किस तरीके से अपनी आय बढ़ा सकें और किस तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो जो आज का कार्यक्रम था, जो नाबार्ड के चेयरमैन हैं माननीय चिंताला साहब, चूँकि पूरे देश में कृषि का जो लोन जाता है, जो किसानों को या गांव में मिलता है, वो नाबार्ड के थ्रू जाता है। नाबार्ड से थ्रू से जो गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनसे किसानों को और जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले हैं, माइक्रो इंडस्ट्री जो कृषि पर आधारित है, उनको मिलता है। तो उनके विचार क्या हैं, उनकी नई योजनाएं क्या हैं, भविष्य में वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आज उनसे एक वक्तव्य रिक्वेस्ट किया गया था कि आप दीजिए, जिससे हम देश में बाकी के किसानों को मार्गदर्शन दे करके, जो गरीब मजदूर हैं उनको मार्गदर्शन दे करके कोऑपरेटिव के माध्यम से उनकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट देने में हम कुछ योगदान दे सकें। तो आज का उनका था जो वो बहुत ही अच्छी उन्होंने जो योजनाएं दी, क्योंकि देश में किसानों की और मज़दूरों की और गरीबों की 3 बड़ी समस्याएं हैं, जिस पे सरकार भी चाह रही है। जैसे सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से जो किसान हैं उनकी आय दुगनी हो जाए, जिससे वो किसानी जो है ऐसा व्यवसाय बन जाए जो एक उद्योग हो और लाभ का व्यवसाय बन जाए। तो जब लाभ का व्यवसाय बनेगा तो जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे गांव में रहने वाले हैं, उनको गांव में ही रोज़गार मिलेगा और वो इसको एक व्यापार की तरह अपनाएंगे और उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों ही विकास होगा। तो वो गांव की तरफ, वो शहर की तरफ, और दूसरी तरफ वो पलायन जो कर रहे हैं और ये समस्याएं आ रही, इससे छुटकारा मिलेगा। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि गांव में जो कोऑपरेटिव के माध्यम से, सहकारिताओं के माध्यम से जो मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में सहकारिताओं को विकसित किया जाए। सहकारिताएं जो गांव में छोटी छोटी हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है पूरे देश में कि वो जो सहकारिता से न जुड़ा हो। हर गांव में एक छोटी सी सहकारिता है जो किसानों को खाद, बीज, ऋण और दूसरी सुविधाएं, उनका सामान खरीदती है, दूध खरीदती है, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो हर गांव में। इनको ऐसा बनाया जाए कि गांव के लोगों को हर सुविधा उसी एक छत के नीचे मिल जाए। वो सेंटर हो, वो उसका नाम एक सहकारिता हो। उनको अपना खाद लेना है, बीज लेना है, दवाइयाँ लेनी हैं जो खेतों में पड़ती, वो मिलेगा। उनको जो सामान व्यापार पैदा हुआ उसको खरीदना है, वो भी वहीं खरीदा जाएगा। जो भंडारण होना है सामान का, जो गेहूँ है, चावल है, वो भंडारण भी वही होगा। उसके बाद जो उससे नई चीज़ें बननी, जो उन्होंने मुख्य रूप से कहा, जिससे 1000, 2 करोड़, 20 करोड़ करीब रुपया जो सरकार ने दिया, अभी 1 लाख करोड़ और वो किया है, जो वो करना चाहती है सरकार, उसका मंतव्य है कि गांव में ही छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग का मतलब जो रूप बदल के और गेहूं है, चावल है, जो पैदा होते हैं, उनकी पैकिंग होके जो खाद्य सामान बनता है, शहरों में बिकता है, बड़े बड़े शहरों में बिकता है, विदेश में एक्सपोर्ट होता है, वो गांव में ही किसान बनाए अपने उत्पादन से और गांव में ही छोटे छोटे उद्योग हों। तो ये जो नाबार्ड की थ्रू हमें पैसा कोऑपरेटिव सहकारिताओं को दिया जाएगा, उससे छोटे छोटे उद्योग जो है गाँव में होंगे। अच्छा, वहीं एक्सटेंशन सर्विस है, ये नई तकनीक भी किसानों को मिलेगी, मार्केटिंग का जितना भी होगा वो भी वहीं होगा। तो कई काम होंगे। एक तो जब गांव में उद्योग लगेगा, यानी छोटी सी फैक्ट्री होगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूथ हैं, कोई MBA हैं, कोई BTech हैं, उनको भी वहीं गांव में एक सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ 21वीं वैकुंठ भाई मेहता मेमोरियल व्याख्यान आयोजित की गई और ये व्याख्यान हर वर्ष आयोजित की जाती है। और ये वैकुंठ भाई मेहता जो एक बहुत ही सहकारिता आंदोलन के लौह पुरुष माने जाते हैं, उनकी स्मृति में ये
व्याख्यान आयोजित की जाती है और सन 1991 से ही ये व्याख्यान आयोजित की जा रही है। वैकुंठ भाई मेहता ने सहकारिता आंदोलन के शिक्षण और प्रशिक्षण व्यवस्था को बहुत ही उनका योगदान बहुत अविस्मरणीय है। तो आज इस कड़ी में हमने 21वीं वैकुंठ भाई मेहता मेमोरियल लेक्चर आयोजित की, जिसमें नाबार्ड के चेयरमैन गोविंदा राजू चिंटाला जी आए और इन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने सहकारी साख संस्थाओं को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ों मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि पहले तो ये है कि हम जितनी सहकारी बैंकिंग व्यवस्था है उसको हम कैसे टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से ओतप्रोत करें। नई डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसमें उन सब क्षेत्रों में सहकारिता बैंकों को आगे आना चाहिए और तभी वो कमर्शियल व्यावसायिक बैंकों से वो प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। किसान साथियों, अब बारी है कृषि कैलेंडर की। इसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में कृषि में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी। बाजरा की बुआई अगस्त के प्रथम पखवाड़े तक पूरी कर ले। बुआई के 15 से 20 दिनों बाद विरलीकरण करके कमजोर पौधों को निकालकर लाइन में पौधों की आपस की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर लेनी चाहिए। संकर या उन्नत प्रजातियों में 85 से 108 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। बाजरे की फसल में फूल आने की स्थिति में सिंचाई करना लाभप्रद होता है। वर्षा न होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पौधों में फुटान होते समय, बालियां निकलते समय तथा दाना बनते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। बाजरा जल प्लावन से भी प्रभावित होता है, अतः ध्यान रहे कि खेत में पानी इकट्ठा ना होने पाए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव बुआई के बाद तथा अंकुरण से पूर्व करते हैं। तो किसान साथियों, ये था आज का अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और विशेष जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।